बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर की भूगोल विभाग में अध्ययनरत बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन क्लास में नए टॉपिक के साथ मैं डॉक्टर सत्यदेव पुनः स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज जो भूगोल का जो फर्स्ट पेपर है आपका भौतिक भूगोल, उसके अंतर्गत 3 भाग जो आते हैं आपके। पहला भूआकृति विज्ञान ए सेक्शन, बी सेक्शन में जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी और सी सेक्शन में समुद्र विज्ञान या ओशनोग्राफी सम्मिलित है। आज की जो हमारी क्लास है वो भूआकृति विज्ञान जो सेक्शन ए है उसके टॉपिक को लेकर के है। तो भूआकृति विज्ञान का जो सिलेबस है आपका पाठ्यक्रम है, उसके अंतर्गत एक टॉपिक है आपका स्थलाकृतियाँ, टोपोग्राफी। स्थलाकृतियाँ एक ऐसा टॉपिक है जो न केवल आपके बीए पाठ प्रथम में बल्कि एमए प्रवेश के पाठ्यक्रम में और प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। स्थलाकृतियाँ जो टॉपिक है उसको विधिवत रूप से प्रारंभ करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा कि जैसा कि हम जानते हैं कि धरातल पर 2 बल कार्य करते हैं। एक तो इंडोजेनेटिक फोर्सेज होती हैं जिनको अंतर्जात बल कहते हैं, और एक बहिर्जात बल कहते हैं जो बाहरी रूप में कार्य करते हैं। अंतर्जात बलों में भूकंप, ज्वालामुखी, आपके अनेक प्लेट विवर्तन घटनाएं ये होती हैं जो धरातल पर असमानताओं का सूत्रपात करती हैं। और बाहरी जो बल होते हैं जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेज हैं वो इन असमानताओं को धीरे धीरे समाप्त करके समतलीकरण का कार्य करती हैं। तो ये बाहरी जो कारक हैं, जो बाहरी जो शक्तियां हैं वो धरातल पर असमानताओं को कम करके समतलीकरण का कार्य करती हैं। इन्हें हम भौगोलिक प्रक्रम के नाम से जानते हैं, भूआकृतिक प्रक्रम, जिसके अंतर्गत प्रमुख रूप से पवन, बहता हुआ जल अर्थात नदी, हिमनदी, सागरीय तरंगें इत्यादि को शामिल करते हैं। और ये जो बल हैं ये अनेक विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों को निर्माण करते हैं। जैसे पवन के जो कार्य होते हैं और उससे अनेक स्थलाकृतियाँ बनती हैं, इसी प्रकार से नदी विभिन्न रूप में कार्य करती है, वो अनेक स्थलाकृतियों को निर्माण करती है। इसी तरीके से आपकी सागरीय लहरें या तरंगें होती हैं, वो विभिन्न कार्यों के द्वारा विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों को निर्माण करती हैं। हिमनदी जिन क्षेत्रों में हिम का प्रभाव ज़्यादा रहता है वहाँ पर हिमनदी अपने विभिन्न प्रकार के कार्यों द्वारा अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों को निर्माण करती हैं। तो आज जो टोपोग्राफी जो टॉपिक है स्थलाकृतियों, उसमें सबसे पहले आज हम पवन के कार्य एवं स्थलाकृतियां पढ़ेंगे। पवन के कार्य एवं स्थलाकृतियां, या ये कह सकते हैं हम हवा के कार्य एवं स्थलाकृतियां। पवन का कार्य मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के शुष्क एवं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय भागों में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें तो पवन का जो कार्य ज़्यादातर उन भागों में देखने को मिलता है जो शुष्क क्षेत्र हैं, निम्न अक्षांशीय उष्णकटिबंधीय भाग हैं, जो अरेखीय जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर हवा अपने कार्यों द्वारा विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों को निर्माण करती है। विश्व में मरुस्थलों के निम्न 3 रूप दृष्टिगोचर होते हैं। जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं जहाँ पर पवन का कार्य सक्रिय होता है, जैसे हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो पश्चिमी राजस्थान का जो भाग है जिसको थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, पाली, नागौर, जोधपुर, चूरू इत्यादि जिले सम्मिलित हैं, वहाँ पर देखने को मिलता है। वहाँ पर ये स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। तो स्थलाकृतियों को पढ़ने से पहले, पवन के कार्यों को पढ़ने से पहले आज हम विश्व में मरुस्थलों के निम्न 3 रूप दृष्टिगोचर होते हैं। पहला है चट्टानी मरुस्थल, जिसको रॉकी डेजर्ट कहते हैं। नग्न चट्टानों से निर्मित होता है यह मरुस्थल दूर दूर तक फैली नग्न चट्टानों से निर्मित होते हैं, जिसे हमादा भी कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरा मरुस्थल का प्रकार है पथरीला मरुस्थल, कंकड़ पत्थरों से निर्मित होते हैं। यह कंकड़ पत्थरों से निर्मित होता है। इसे रेग, REG रेग भी कहा जाता है। लीबिया एवं मिस्र में इसे सेरेन कहा जाता है। और तीसरा जो प्रकार है मरुस्थल का, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों का, वो है रेतीला या बलुई मरुस्थल, बालू रेत से निर्मित होता है। इसका धरातल बालू से भरा हुआ होता है। इसे सहारा में अर्ग
तुर्कमेनिस्तान में कोम कहते हैं। विश्व के संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र का 5वां भाग अर्थात 20% क्षेत्र ही बालुका में है या आपका रेतीला मरुस्थल है। अब जैसे हम बात करें कुल जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र, उसका 20% भाग ही केवल रेतीला है, बाकी का 80% भाग चट्टानी एवं पथरीला मरुस्थल है। मरुस्थलीय भागों में पवन का कार्य निम्न 3 रूपों में संपादित होता है। अब जैसे जो पवन जो होती है, बहती जो हवा होती है, देखिए पवन का जो कार्य है वो आप लोगों के आसपास की क्रिया है। आप इसको अगर देखना चाहो तो हमारे यहाँ पर जो राजस्थान में या जहाँ पर हम रहते हैं इस क्षेत्र में अगर हम देखें तो मई और जून का जो महीना होता है उस समय गर्मी का समय होता है और वहाँ पे हवा जो गर्म हवा जिसको हम लू के नाम से जानते हैं वो तीव्र गति से बहती है और अनेक स्थलाकृतियों को बनाती और बिगाड़ती रहती है। तो ये जो स्थलाकृति हैं इसको हम यहाँ पर राजस्थान की दृष्टि से सोच सकते हैं और उनकी स्थलाकृतियों को छोटे मोटे रूप में देख सकते हैं। तो मरुस्थलीय भागों में पवन का कार्य निम्न 3 रूपों में संपादित होता है। पहला है अपरदनात्मक कार्य, दूसरा है परिवहन कार्य और तीसरा है निक्षेपात्मक कार्य। तो पवन का जो कार्य है वो 3 रूपों में संपादित होगा, अपरदनात्मक कार्य, परिवहन कार्य और निक्षेपात्मक कार्य। न केवल पवन बल्कि नदी का कार्य, हिमनदी का कार्य, सागरीय तरंगों का कार्य, सभी जो भूआकृतिक उपक्रम है, सभी जो भौगोलिक उपक्रम है, उन सभी का कार्य सामान्यतः 3 प्रक्रियाओं के द्वारा संपादित होता है, जिसमें अपरदनात्मक, परिवहन और निक्षेपात्मक। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पवन का अपरदनात्मक कार्य पढ़ेंगे। पवन का अपरदनात्मक कार्य निम्न 3 रूपों में संपादित होता है। पहला है अफवाहन। देखिए इस क्रिया के द्वारा पवन असंगठित चट्टानों को उड़ाकर ले जाती है, जिसके फलस्वरूप धरातल पर गर्तों का निर्माण होता है। अफवाहन के द्वारा पवन परिवहन का कार्य भी करती है, जिसे उड़ाने की क्रिया भी कहते हैं। अब देखिए अफवाहन का मतलब है उड़ाने की क्रिया। जब पवन तेज गति से बहती है तो वो आपके साथ चट्टानों के साथ रेत है, छोटे मोटे कणे, उनको उड़ा करके ले जाती है, इसको यह अफवाहन कहते हैं। दूसरा कार्य है घर्षण या अपघर्षण। इस क्रिया के द्वारा वायु कणों से युक्त पवन चट्टानों को घिसकर चिकना कर देती है। इसी को हम इस क्रिया जो होती है इसको घर्षण या अपघर्षण कहेंगे। और तीसरा है सन्निघर्षण। इस क्रिया द्वारा पवन के द्वारा उड़कर चलने वाले जो चट्टानी कण वो आपस में टकराकर टूटते फूटते रहते हैं, इसे हम सन्निघर्षण कहते हैं। पवन के जो अपरदनात्मक यंत्र होते हैं जो पवन के साथ बहकर के चलते हैं, जो अपरदन का जो कार्य करती है पवन अपरदनात्मक कार्य करती है, उसमें यंत्र की जो कार्य जो करते हैं उसमें रेत के कण हो सकते हैं, धूल के कण, कंकड़, पत्थर इत्यादि। तो ये आपका पवन का जो अपरदनात्मक कार्य है वो आपका लगभग 3 रूपों में संपादित होता है। पहला आपका अपवहन की क्रिया, नंबर 2 घर्षण या अपघर्षण की क्रिया और नंबर 3 सन्निघर्षण की क्रिया। अब हम आगे हेडिंग डालिए आप, पवन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थल रूप। पवन जो विचित्र विभिन्न प्रकार के स्थल रूप बनाती है, उससे पहले मरुस्थलीय भागों में पवन अपने अपरदनात्मक कार्य द्वारा अनेक विचित्र स्थलाकृति निर्मित करती है। पवन का अपरदनात्मक कार्य निम्न दशाओं द्वारा प्रभावित होता है। अब जो पवन का जो अपरदनात्मक कार्य है उसमें कई चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, कई कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। जैसे पवन का वेग, ये सीधी सी बात है, इसको आप भी बड़े आसानी से समझ सकते हो कि अगर पवन तेज गति से बहेगी, पवन तेज गति से चलेगी तो अपरदन का कार्य तीव्र गति से संपादित होगा। और यदि पवन की क्रिया, पवन के चलने की गति मंद होगी तो अपरदनात्मक कार्य भी धीमी गति से होगा। दूसरा है पवन के साथ चलने वाले कंकड़ पत्थरों की मात्रा। अब पवन अगर विशुद्ध रूप में चलेगी तो उसके यंत्रात्मक रूप से कार्य करने वाले कंकड़ पत्थर नहीं रहेंगे, तो वो पवन सही तरीके से अपरदन का कार्य संपादित नहीं कर पाएगी। तीसरा है चट्टानी संरचना या सेल की संरचना। चट्टान कैसी है, कठोर हैं या मुलायम है, इसके ऊपर भी पवन का अपरदनात्मक कार्य डिपेंड करता है कि अगर चट्टानें मुलायम है तो आसानी से अपरदनात्मक कार्य होगा और चट्टानें कठोर है, हार्ड है, तो अपरदनात्मक कार्य धीमी गति से होगा। जलवायुगत दशाएं ये भी प्रभावित करती हैं, अर्थात अधिकतर पवन का जो अपरदनात्मक कार्य है वो शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में होता है। तो जलवायुगत दशाएं यदि शुष्क और अर्ध शुष्क हैं, वहाँ पर पवन अपरदनात्मक कार्य अच्छे से संपादित करती है।
वानस्पतिक आवरण, जैसे कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ का वनस्पति का घना आवरण है, वहाँ पर पवन का जो अपरदनात्मक कार्य है वो विधिवत रूप से या आसानी से संपादित नहीं होता। इसी के कारण जो मरुस्थलीय भाग है में जो पश्चिमी राजस्थान है वो ज़्यादातर वनस्पति विहीन है या मात्र झाड़ियाँ के रूप में वनस्पति पाई जाती है। तो वहाँ का जो वीरान जो क्षेत्र है, वनस्पति विहीन क्षेत्र है, वहाँ पर ज़्यादातर पवन का अपरदनात्मक कार्य विधिवत रूप से संपादित होता है। धूल कणों की मात्रा, पहले बताया था कि धूल कण कंकड़ पत्थर जो होते हैं वो यंत्रात्मक उपकरण की भूमिका निभाते हैं, तो पवन के साथ इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पवन के अपरदनात्मक कार्य को प्रभावित करते हैं, पवन की अपरदनात्मक दशाओं को प्रभावित करते हैं। जैसे नंबर 1 पवन का वेग, नंबर 2 पवन के साथ चलने वाले कंकड़ पत्थरों की मात्रा, तीसरा चट्टानी संरचना या शैल की संरचना, नंबर 4 जलवायुगत दशाएं, नंबर 5 वानस्पतिक आवरण और नंबर 6 धूल कणों की मात्रा। अब जितने भी आपके जो अपरदनात्मक जो क्रियाएं, जो पवन का जो अपरदनात्मक कार्य है, 3 कार्य पढ़े, अपरदनात्मक कार्य, परिवहन कार्य और निक्षेपात्मक कार्य। तो अपरदनात्मक कार्य उसके द्वारा अनेक विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इन स्थलाकृतियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, कौन कौन सी स्थलाकृति बनती हैं, प्रमुख स्थलाकृति कौन कौन सी हैं जो पवन के अपरदनात्मक कार्य से बनती हैं। इसके बारे में अगली क्लास जो होगी हमारी उसके बारे में ध्यान करेंगे, पढ़ेंगे। उनको आप थोड़ा सा किताब से एक बार रीडिंग करके आएँ, पवन के अपरदनात्मक कार्य से कौन कौन सी स्थलाकृति बनती है। थैंक यू सो मच।